अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये जो वीडियो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जैसे कि आपको पता है कि हम ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें हम मीन पढ़ रहे हैं और मीन में हमने मीन को कैलकुलेट करने की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। वो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है एंड हार्मोनिक मीन है और हम इन तीनों को डिटेल में देख चुके हैं। इनके क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी की हैं। तो बेसिकली हम और अब हमने उनका जो है वीडियो में हमने उनका रिलेशनशिप भी देखा है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो उनका क्या रिलेशनशिप क्या होता है और उनकी क्या वेरिएशन होती हैं अगर उनका एक दूसरे से कंपेयर किया जाए। इसी तरह अब इस जो सेशन वीडियो सेशन है इसमें भी हम यही देखने जा रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि अगर एक हम अरिथमेटिक मीन अगर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या फ्लॉज हो सकते हैं। और एक ही वीडियो में इसको सबको इकट्ठा करके डिस्कस करने का मकसद ये है कि इनका कंपैरिजन, इनका रिलेशनशिप, इनका जो कंपैरिजन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप पर वाज़ेह हो जाएगा। इसको हम साथ साथ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की वीडियोस में भी अलग अलग से भी हम इनको देख सकते थे, लेकिन मेरा सबको कंबाइन करके आपको दिखाने का मकसद, इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको कंपैरिजन में करके ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मतलब कौन सा ज्यादा फिजिबल है और कौन सा एक्चुअल कंडीशंस में जो है कौन सा मीन ज्यादा सूटेबल है। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन। First advantage of arithmetic mean is that it is readily understood and hence need no explanation when used. कि ये इतना easily understandable है, इसको आपको समझने में कोई difficult formula नहीं है। जैसे कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये कर चुके हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि ये इतनी कोई इसमें कोई इतने ज्यादा इसका फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है। जबकि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक मीन से कंपेयर करूं तो आपको थोड़ा फॉर्मूला न्यू लगेगा, उसमें कोई चीज क्योंकि अंडर रूट इन्वॉल्व था, थोड़ी कैलकुलेशन को समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लेकिन जो अरिथमेटिक मीन है इसका ये एडवांटेज है कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसको कोई फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन के केस में फॉर्मूला को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमने उसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसको फर्दर किसी इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है। इसके फार्मूला को ये इतना इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करके इसको आप यूज कर सकते हैं इजीली। So second advantage is the computation of arithmetic mean is easy and does not involve any laborious calculations. Even if all the observations are not known individually, AM can be found provided their sum and the number of observations are known. जो फर्स्ट लाइन है उसमें उन्होंने यही बात की है कि ये क्योंकि इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल है और इसकी कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसकी बहुत क्लियर आपको इसकी कैलकुलेशन है जो कि आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो उसकी बेस पे इसकी ये बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। जो सेकंड लाइन है उसमें ये बात बताई गई है कि जैसे कि आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं कि ये एक्स की वैल्यूज हैं जिनको आपने फर्दर यूज करना है। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशंस ना भी गिवन हो बल्कि वो सपोज कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, वो 10 ऑब्जर्वेशंस का खुद ही आपको प्लस करके बता देते हैं कि 10 ऑब्जर्वेशन को अगर सम किया है तो उसका हमारे पास जो आंसर है वो है 352 और 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इनका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। अब आपको समीशन एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि वो 350 है या 352 है या 450 है और वो आप लिख देंगे और एन की जगह आप 10 लिख देंगे। सो बेसिकली अगर आपको ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज एक्स की वैल्यूज गिवन है आप उनको लिखकर आप उनको खुद ऐड कर देते हैं। अगर आपको वो खुद
ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज नहीं दी गई, बल्कि ऐड करके उन्होंने आपको खुद ही बता दिया, तो उन्होंने आपका काम और मजीद आसान कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उनको डिवाइड करना है। अब आपको प्लस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सम करके प्लस करके समीशन एक्स लेकर आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है। तो अब आपने सिर्फ समीशन एक्स को एन से डिवाइड करना है और आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट आपको अचीव हो जाएगा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि अगर आपको तमाम ऑब्जर्वेशंस गिवन ना भी हो तो भी आपको सम वो दे देंगे ऑब्जर्वेशंस का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको पता होंगी, आप डायरेक्टली डिवाइड करके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। Next advantage is it can be calculated without arranging the data in order of magnitude as required for median. जैसे जो वीडियो थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, उसमें आपने मीडियन का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और उसमें जो उसका पहला पॉइंट था, उसमें पहला पॉइंट ही ये था कि आपने अपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो आप कई दफा बच्चे जो हैं पेपर में भी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप स्किप कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने डाटा को अरेंज करना है, आपने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और उसके बाद आपने फर्दर उसको उसमें से मीडियन कैलकुलेट करना है। सो मीडियन के केस में जैसे ये बहुत जरूरी होता है कि आपने डाटा को अरेंज करना है, लेकिन अर्थमेटिक मीन के केस में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, बल्कि आप बिना अरेंज किए भी उसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एज इन द केस ऑफ मीडियन, आपको डाटा को अरेंज अगर आप नहीं करते और आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके आंसर जो मीडियन है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि मीडियन जो है वो रिलेटेड टू पोजीशन है, आपके डाटा की ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज की पोजीशन से रिलेटेड है, आपने सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है। तो अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो आपकी वो सेंट्रल वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो मीडियन के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने डाटा को अरेंज करना है, लेकिन अगर आप अर्थमेटिक मीन के केस में देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी इजीली कि आपके पास जैसे भी डाटा आएगा, आपको सबसे पहले ये नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। तो बेसिकली इसकी कैलकुलेशन ही इजी है ना, कि आपको जैसा भी डाटा हो, आपको 100 वैल्यूज गिवन है, पहले आप उन 100 वैल्यूज को अरेंज करेंगे, फिर आप उसमें से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके मुकाबले में अगर आपको 100 वैल्यूज है और आपके पास जैसे 1 2 जैसे भी वैल्यूज आपके पास गिवन है, रैंडमली वैल्यूज गिवन है, आप उन्हें एज इट इज यूज कर सकते हैं और वो आपके अर्थमेटिक मीन के आंसर को इफेक्ट नहीं करेंगे। It is very stable and reliable average as regards sampling fluctuations. If many samples are drawn from the same population and each time several measures of central tendency calculated, it will be found that AM fluctuates less from sample to sample than any other measure. बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत कम मिकदार में ये फ्लक्चुएट करती है, यानी अर्थमेटिक मीन का आंसर आपके पास एक डाटा है, सपोज उसमें 20 वैल्यूज गिवन थी, उन 20 वैल्यूज में अगर आपके पास कोई डाटा आपके पास वैल्यू थोड़ी बहुत आपसे ऊपर नीचे हो गई है, चेंजेस हो गई हैं, तो जब आप दोबारा भी उसे रिकैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि आपके अर्थमेटिक मीन के आंसर पे इतना फर्क नहीं पड़े। और ये भी ऑप्शन हो सकती है कि अगर आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है और अब आपने 21 22 आपके पास डाटा बाद में आया, आपने 20 ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज अर्थमेटिक मीन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन आपके पास 21st वैल्यू 22nd वैल्यू बाद में आई है, तो जब आप उनको भी ऐड करके अब दोबारा उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, तो हो सकता है आपके आंसर पे इतना फर्क ना पड़े। तो बेसिकली इसका ये एडवांटेज ही हुआ कि अगर आपके पास डाटा में कुछ मिसिंग हो जाता है, सपोज आपको 20 वैल्यूज गिवन थी, लेकिन आप गलती से आपने 18 वैल्यूज ऐड की हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता चलता, तो क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज का यही एडवांटेज होता है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत एरर रह भी जाए, तो ये जो एवरेज अर्थमेटिक मीन है वो उसको कंपनसेट कर सकता है as compared to other mean and other measure of central tendency.
इसी तरह उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास सेम पॉपुलेशन से आप बहुत सारी सैंपल या बहुत सारी आप कैलकुलेशन अचीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हर टाइम आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें जो एएम है, अर्थमेटिक मीन है, वो बहुत कम सैंपल टू सैंपल वो वेरी करेगा, कि उसमें अगर एडिशन मजीद वैल्यूज भी ऐड होती जाएंगी, जब तक कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क ना आए वैल्यूज में, वो इतनी आसानी से वो फ्लक्चुएट नहीं करता कि आपकी कोई एक वैल्यू मिसिंग हो गई है तो उसने आपको गलत डाटा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपकी कोई वैल्यू मिस हो सक जाती है, कोई एक वैल्यू मिस होगी, वैसे तो हर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एरर की गुंजाइश हर जगह है, कहीं भी ह्यूमन एरर आपके पास मौजूद हो सकता है, तो आप उस एरर को अर्थमेटिक मीन कम से कम करने की कोशिश करता है। सो ये बेसिकली हमारे पास कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं अर्थमेटिक मीन के। अब हम फर्दर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके इतने एडवांटेजेस होने के साथ इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। Arithmetic mean cannot be obtained by inspection as in the case of median and mod. जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो जो इंट्रोडक्शन था, उसमें आप मीडियन एंड मॉड जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको मैं डेफिनेशन आपको देख चुके हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि मीडियन एंड मॉड के केस में आप जब देखते हैं, आपने सिर्फ डाटा को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तो सिंपल थिंग, आप डायरेक्टली सिर्फ देख के आप मीडियन एंड मॉड आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अर्थमेटिक मीन में ये नहीं है कि आपके पास अगर तीन भी वैल्यूज हैं, तीन भी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन है, तो आपको उसका भी उसके लिए भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेशक वैल्यू जितनी कम से कम हो, लेकिन क्योंकि एवरेज है अर्थमेटिक मीन, उसकी फॉर्मूला है, उसकी कैलकुलेशन है, तो कभी भी आप इसको सिर्फ देख कर आप इसको कैलकुलेट आप ये इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपरली इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। The greatest disadvantage of AM is that it is highly affected by the presence of even a few extremely large or small observations. इसका मतलब ये है, सपोज आपके पास 5 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं और आप उसमें आपके पास वैल्यू इस तरह है 2 3 4 5 एंड लेट्स सपोज नेक्स्ट वैल्यू इज 100, फिफ्थ वैल्यू इज 100। अब एक वैल्यू जो कि शुरू से आपके पास डाटा आ रहा है, पहली चार ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज आपकी एक दूसरे के पास है ना, 2 3 4 5 एक दूसरे के करीब वैल्यूज है, लेकिन जब फिफ्थ वैल्यू 100 आ गई है, तो फिर आपकी जो अर्थमेटिक होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसके मुकाबले में अगर डाटा सेम हो, जैसे 2 3 4 5 6 है या 2 4 6 8 10 है, क्लोजली रिलेटेड डाटा है जिसमें आपके पास वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब है, उसमें आपके पास अर्थमेटिक मीन में इतनी आपके पास इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक वैल्यू, बाकी सारा डाटा जो है वो सेम है, लेकिन आपके पास किसी एक वैल्यू का फर्क आ गया है जो कि बहुत बड़ी है, तो आपका अर्थमेटिक मीन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक वैल्यू आपके पास है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है एंड लास्ट वैल्यू इज 100, तो जब आप इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अगर फिफ्थ वैल्यू 6 होती, तो वो इन्हीं के दरमियान कोई वैल्यू आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास कोई एक भी वैल्यू बहुत ज्यादा या तो बड़ी हो या तो बहुत ज्यादा छोटी हो, तो आपके पास वैल्यूज में आंसर में फर्क आता है। AM may not be an actual value of the variable. For example, AM of the number of children per family may come to 2.54. However, although there may be 2 children or 3 children in a family, 2.54 children is meaningless. Okay. ये जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो होल नंबर, जरूरी तो नहीं है वो होल नंबर हो, वो पॉइंट में भी आपके पास डाटा आ सकता है अर्थमेटिक मीन का, आपने खुद कैलकुलेट किया है किसी क्वेश्चन में, आपका उसका आंसर अर्थमेटिक मीन का पॉइंट्स में आया होगा।
तो जब पॉइंट में आपको सपोज अब बताया गया है कि एक फैमिली में आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है उसकी, और उसका आपके पास आंसर आ रहा है 2.54। सपोज अब 2.54 किसी भी फैमिली में बच्चे या तो दो की एवरेज होगी या तीन की होगी या चार, मतलब होल नंबर की होगी ना, बच्चों को आप पॉइंट्स में तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के केस में या तो इसको आप 2 कंसीडर करेंगे या आप 3 कंसीडर करेंगे। तो 2.54 से कोई मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने आपको कैलकुलेट करने को नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली का है, उनकी एवरेज आपने उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सो ये स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा आपको रिलाई करता है। अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह की है कि उसका आंसर पॉइंट में भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इस तरह के केस में तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना आंसर अगर 2.54 आता है लेकिन वो चीज एक्चुअली वो पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसको राउंड अबाउट करके आप उसको नेक्स्ट वैल्यू में राउंड अबाउट कर सकते हैं। जैसे राउंड अबाउट के रूल्स होते हैं कि अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 तो आप उसको राउंड अबाउट करके नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाते हैं, और अगर वो कम होती है तो उसे फिर 5 से कम हो अगर वैल्यू तो फिर आप उसे नेक्स्ट राउंड अबाउट नेक्स्ट वैल्यू पे नहीं करते, बल्कि वही वैल्यू रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू पे उसे राउंड अबाउट करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था, उसमें देख लेते हैं कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं। Given the product and the number of observations, GM can be calculated even if the magnitude of each observation is not known individually. वो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सपोज जैसे कि अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन में भी देखा है कि आपको उन्होंने हमने बात की कि ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज ना भी गिवन हो और आपको डायरेक्ट सम करके दे दें। इसी तरह क्योंकि जीएम के फॉर्मूला में आपको पता है कि उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं ना तमाम वैल्यूज को x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है वो वैल्यूज वो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो वो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं अगर वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का आपको आंसर बता दें और बताएं कि जी 5 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं और उनका प्रोडक्ट जो है उनका सपोज मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 114 आता है, 114 उसका प्रोडक्ट लेके, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला में डायरेक्ट अब आपको x1 x2 x3 को खुद मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने मल्टीप्लाई करके आपको 114 आंसर बता दिया है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला में 114 लगा देंगे और n की जगह 5 लिख देंगे, तो आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे जीएम, और आपको इंडिविजुअल वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 ना भी गिवन हो, सिर्फ उसका प्रोडक्ट गिवन हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Unlike arithmetic mean, geometric mean is not affected very much by the presence of extremely large or small observations. जिस तरह हमने disadvantage of हमने GM देखा कि उसमें अगर एक वैल्यू बहुत छोटी है बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो बड़ी हैं तो भी इफेक्ट होता है, और अगर एक वैल्यू आपके पास बड़ी है और बाकी तमाम वैल्यूज छोटी हैं तो बहुत ज्यादा अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन पे फर्क आएगा। इसी लेकिन इस ज्योमेट्रिक मीन के केस में ये इसका अर्थमेटिक मीन का डिसएडवांटेज था, क्योंकि वो उससे डाटा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं, अंडर रूट इन्वॉल्व है, तो इसमें अगर एक वैल्यू के स्मॉल या एक लार्ज होने से बहुत ज्यादा फर्क डाटा पे नहीं पड़ता। Geometric mean of the composite group can be determined if the geometric mean and the number of observations in each of the constituent groups are known. जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन का आपको लेक्चर अगर आप रिकॉल करें और उसकी स्लाइड्स देखें या वीडियो देखें तो उसमें हमने कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन स्टडी किया था। तो उसमें अगर आपके पास हमने क्या स्टडी किया था, ये प्रॉपर्टी थी ज्योमेट्रिक मीन की कि अगर आपके पास मोर देन आपको ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, तो आप उससे उनको मिलाकर उनका एक कंबाइंड या कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एडवांटेज है ज्योमेट्रिक मीन का। सो यही पॉइंट उन्होंने उस प्रॉपर्टी का जिक्र किया है कि जो इसका डिसएडवांटेजेस जो इसका एडवांटेज है कि आपको अगर ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज ना गिवन हो बल्कि आपको ज्योमेट्रिक मीन 3-4 डाटा का सेट ऑफ सीरीज के आपको ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और साथ आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n1 n2 n3 n4 गिवन हो एंड सो ऑन, तो आप आराम से आप कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। जैसे जब हम ज्योमेट्रिक मीन हमने स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिक मीन का मेजर उसकी फॉर्मूला, उसकी कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला में, उसकी डेफिनेशन में ये चीज थी कि आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी जीरो हो। अगर एक भी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी तो वो सारी वैल्यूज को जीरो कर देगी, क्योंकि उसमें डाटा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर अरिथमेटिक मीन के केस में अगर एक डाटा, एक वैल्यू आपके पास जीरो भी हो तो वो पूरे डाटा को जीरो नहीं करती, क्योंकि उसमें वैल्यूज प्लस हो रही होती है, समीशन एक्स हो रहा होता है। आप वैल्यूज को 2 3 4 5 प्लस 0 इनको प्लस करें ना, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। लेकिन अगर इसी केस में ज्योमेट्रिक मीन के डाटा में अगर हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो सब वैल्यूज को जीरो कर देगा, क्योंकि जीरो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो वो उसको जीरो में ही कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अंडर रूट के नीचे जीरो होगा तो वो कोई उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो जीरो डाटा ज्योमेट्रिक मीन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। Also, if all the observations do not have the same sign, geometric mean will be meaningless। और इसी तरह हमने डेफिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, ताकि कोई भी एक नेगेटिव आंसर ना है अंडर रूट के नीचे, क्योंकि अंडर रूट की उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पॉजिटिव वैल्यूज हो सारी, ताकि ये सेम साइन हो, ताकि कोई भी नेगेटिव में आपकी वैल्यू आंसर जो है अंडर रूट में जब आप उनको मल्टीप्लाई करें, माइनस में वो प्रोडक्ट का आंसर ना आए। It is difficult to calculate. The calculation of GM needs knowledge of logarithms. इसमें इसकी कैलकुलेशन, जिस तरह हमने एडवांटेज देखा था अर्थमेटिक मीन का एडवांटेज है कि आप उसकी कैलकुलेशन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें उसका फॉर्मूला को इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के केस में आपको फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक तो एन जो है वो अंडर रूट के बाहर वो इस तरह से वैल्यू होती है, दूसरा अगर आप इनको लॉगरिथम्स में इसको करके सॉल्व करते हैं तो फिर उस केस में भी ये डिफिकल्टी, आपको थोड़ी सी लॉगरिथम की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस पर लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन आप स्टडी कर चुके हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन में आपने देखा है कि हमने जो सेकेंड मेथड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का देखा था उसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व थे, तो थोड़ा बहुत उसमें आपको लॉगरिथम की नो हाउ भी होना जरूरी है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ है, इतनी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। The significance of geometric mean is not easy to understand. इसका यूज लेकिन करना क्योंकि इतना इजीली आप उसको अंडरस्टैंड इसको नहीं कर पाते, क्योंकि अर्थमेटिक मीन मोस्टली जो है अर्थमेटिक मीन को क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उसको इजीली आपको वो उसकी इम्पोर्टेंस का आपको पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसकी सिग्निफिकेंस भी इतनी आसानी से आप समझ नहीं पाते। Next are advantages of harmonic mean. It is used in averaging involving time, rate and price, कि जहाँ पर आपके पास टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, रेट एंड प्राइस, किसी चीज़ की प्राइस का आपने एवरेज निकालनी हो, कि आपको बहुत सारा डाटा गिवन है कि की प्राइस में गिवन है और अगर टाइम में गिवन है, तो इस तरह के जो यूनिट्स होंगे जिसमें क्वेश्चंस में इन 3 पॉइंट्स की बात होगी, उसमें आप हार्मोनिक मीन जो एवरेज है उसको यूज कर सकते हैं। HM is advantageous when it is desired to give greater weight to smaller observation and less weight to the larger। यानी अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हैं तो आपको पता है कि इसके फॉर्मूला में वैल्यू n ओवर 1 ओवर x1, 1 ओवर x2, 1 ओवर x3 और प्लस हो रही होती है वैल्यूज। तो जब 1 ओवर की फॉर्म होती है ना, तो वैल्यू तो कोई भी आपके पास डाटा होता है उसकी वेटेज जो है उसमें थोड़ा सा फर्क आपके पास आ जाता है। तो वो उन्होंने यही बात लिखी है कि हार्मोनिक मीन आप तब आपके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा होगा अगर आपको डाटा आप में इस तरह का चाहिए कि जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू को वेटेज कम दे, इंपॉर्टेंस कम दे, और जो छोटी वैल्यू है उसको वो ज्यादा बड़ा करे। जिस तरह अगर आप डिवाइड करेंगे, अपने कैलकुलेटर अपने पास रखें और उसको कैलकुलेटर पे क्या करें, 1/2 करते हैं तो आपके पास 0.5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 अब छोटी वैल्यू है, इसके मुकाबले में 100 बड़ी वैल्यू है ना। अब 1/100 करें तो आपके पास वो 0.5 से भी छोटी वैल्यू आ रही है जो कि है 0.01। 0.01 इज लेस देन 0.5, हालांकि 100 इज लार्जर देन 2।
और इसका जो पॉइंट है वो इसीलिए है क्योंकि हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं वो 1/, की फॉर्म में होती हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास आपको डाटा चाहिए जिसमें आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो डाटा में आपके पास उसकी वेटेज कम हो, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो, तो आप उसको इजीली जो है आप उसको मतलब फिर इसको आप हार्मोनिक मीन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, like geometric mean it cannot be calculated if any of the observation is zero। जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन के केस में आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आपके ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर आपके पास x की कोई भी वैल्यू जीरो हो, इसी तरह आप हार्मोनिक मीन के केस में भी अगर कोई भी वैल्यू जीरो आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला में वही बात कि आप फॉर्मूला देखें उसमें आपको जो डाटा है उसमें 1/x1 प्लस 1/x2 होता है, तो 1/0 की फॉर्म वो ले लेगा, तो 1/0 तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस फॉर्मूला में भी जीरो की वैल्यू कोई भी गुंजाइश कोई भी आप उसको जीरो की वैल्यू को नहीं एडजस्ट कर सकते। Harmonic mean has an abstract character and its meaning is not generally understood by common people. As such, it has only a limited use. इसको अंडरस्टैंड इसकी भी थोड़ी सी, क्योंकि 1/, की फॉर्म में है एंड डिवाइडेड बाय फर्दर फिर डिवीजन होती है x वैल्यूज की 1/x1 प्लस 1, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इसका लिमिटेड यूज है, क्योंकि ये क्योंकि वैल्यूज की वेटेज इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है डाटा की। स्मॉल वैल्यूज जो हैं उनको लार्ज वेटेज देता है, लेकिन अगर लार्ज वैल्यूज हैं तो उसको स्मॉल वेटेज देता है। इसलिए तो ये कुछ स्पेसिफिक और केसेस हैं जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह प्राइस टाइम और रेट के केस में हमने डिस्कस किया है, इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा जो है फर्दर हमने देख लिया है कि हमने जो मीन है हम उसको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन उसकी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीक में जो है हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सेकंड मेथड है मीडियन, हम उसे स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।